हिंदी साहित्य की एक सफल और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाट्य कृति जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कोणार्क कला के गौरव, कलाकार की पीड़ा और सत्ता के संघर्ष को दर्शाने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है। यह नाटक उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण और उससे जुड़ी कथा पर आधारित है। यह कला और संस्कृति के चिरंतन मूल्यों और उनके प्रति समाज की उपेक्षा के विद्रोहपूर्ण संदेश को प्रस्तुत करता है। नाटक में कलाकार के आंतरिक और बाहरी संघर्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है, विशेष रूप से सत्ता और कला के बीच द्वंद्व का। इस नाटक का कथानक 3 अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक का आरंभ महाशिल्पी विशु के गहरे तनाव और चिंता से होता है। मंदिर के शिखर पर कलश टिक नहीं रहा है। 10 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य पाषाण कोर्तक राजीव बताता है कि सब मापतौल ठीक हैं, फिर भी समस्या रह जाती है। विशु अनुभव करता है कि कोणार्क की उसकी कला इतनी विराट हो गई है कि मानो वह धरती से ऊपर उठने लगी है। पत्थर भी पंख उगाने लगे हैं और यही ज्योतिषी की भी भविष्यवाणी है कि मंदिर पूरा होते ही उड़ जाएगा। तभी नाट्याचार्य सौम्य श्रीदत्त अपने नृत्य अभिनय वाली मूर्ति का रूप प्रदर्शन करने आता है। दोनों मित्रों का वार्तालाप हल्का फुल्का शुरू होता है, पर अचानक गंभीर हो जाता है जब सौम्य सूर्य कुंती की कथा पर आधारित संगीतक की कल्पना बताता है तो विशु असामान्य रूप से उद्वेलित हो उठता है। विशु पहली बार सौम्य को अपने जीवन का एक बड़ा रहस्य बताता है, उसकी प्रेमिका शबर जनजाति की कन्या सारिका के विषय में। जब वह गर्भवती हुई तब विशु कायरता और समाज के भय से उसे छोड़कर भाग गया। 17 वर्षों से यह अपराध बोध उसे भीतर से खा रहा है। विशु की कला में जो अद्भुत सौंदर्य और वेदना दिखाई देती है, उसकी जड़ उसी खोए प्रेम की पीड़ा है। विशु कहता है कि यदि कोणार्क पूरा न हुआ तो मैं उसे स्वयं नष्ट कर दूंगा और यही उसका प्रायश्चित होगा। इसी समय राजीव एक 16 वर्षीय युवक धर्मपद को लेकर आता है। धर्मपद असामान्य रूप से प्रतिभाशाली है। वह रोमांचक मूर्तियां बनाता है और सत्व तथा अग्नि सा तेज लिए है। धर्मपद कोणार्क की विलासी मूर्तियों से असहमत है। उसके लिए कला का अर्थ कर्म, परिश्रम तथा संघर्ष भी है। वह शिल्पियों की पीड़ा, अकाल और अत्याचार की चर्चा करता है। वह कहता है कि कला जीवन के पुरुषार्थ को नहीं भूल सकती। ये वचन विशु को चुभते हैं, पर बाद में उसे लाभ भी पहुंचाते हैं। अचानक राजनगरी से महामात्य महादंडपाशिक राजराज चालुक्य आते हैं। उनका स्वभाव घमंडी, क्रूर और शिल्पियों के प्रति घृणा से भरा है। चालुक्य आरोप लगाते हैं कि राजकोष बर्बाद किया जा रहा है। शिल्पी अपना काम नहीं कर रहे हैं। 10 दिन में भी अम्ल के ऊपर त्रिपटधर को स्थापित नहीं किया गया है। वह धर्मपद को भी अपमानित कर निकाल देते हैं। चालुक्य घोषणा करते हैं कि यदि 7 दिनों में मंदिर पूरा न हुआ तो 1200 शिल्पियों के हाथ काट दिए जाएंगे। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सौम्य कहता है कि यह दंड शायद नरेश की आज्ञा नहीं बल्कि महामात्य की चाल है। विशु टूट जाता है। उसे लगता है महाराज नरसिंह देव ने उसकी सेवा भूलकर क्रूर सिद्धांतों का ही समर्थन किया है। तभी धर्मपद लौट कर आता है और कहता है
कि वह ये विनाश नहीं होने देगा। उसे लगता है कि अम्ल की पंखुड़ियां उल्टी रखी हुई हैं। यदि उनके पटल उलट दिए जाएं, तो अम्ल का भार संतुलन में बदल जाएगा। इससे कलश टिक सकेगा। वह पत्थर पर त्वरित आकृति बनाकर विशु को समझाता है। विशु अचानक उन्मुख होकर समझ जाता है कि यह समाधान सही है। वह तुरंत धर्मपद को लेकर शिखर की ओर बढ़ता है, लेकिन धर्मपद कहता है कि यदि उसकी युक्ति सफल हो जाए तो प्रतिष्ठापन के दिन केवल एक दिन के लिए उसे विशु के सारे अधिकार चाहिए। वह एक दिन के लिए महाशिल्पी बनना चाहता है। विशु प्रसन्न होकर वादा करता है कि यदि कोणार्क पूरा हो जाए तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी प्रधान शिल्पी घोषित कर दूंगा। विशु का हृदय नई आशा से भर उठता है। वह धर्मपद का हाथ पकड़कर तुरंत शिखर की ओर जाता है। यहीं पर पहला अंक समाप्त होता है। यह अंक कला, अपराध बोध, सत्ता दमन और युवा विद्रोह का संघर्ष है। इस अंक के प्रमुख पात्र विशु, परंपरा, अनुभूति, अपराध बोध का प्रतीक है। धर्मपद नई सृजन शक्ति, प्रतिभा और साहस के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। चालुक्य अत्याचार और सत्ता का क्रूर रूप प्रदर्शित करता है, तो वहीं सौम्य रस, नृत्य और कला की विविधता का प्रतीक है। इस अंक का चरम यही है कि कोणार्क की उम्मीद धर्मपद के हाथों में जा पड़ती है, जबकि विनाश का बादल ठीक ऊपर मंडरा रहा है।